नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मौर्य साम्राज्य के बाद में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में हम प्रमुख शासकों को देखें, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखी, उनकी कला देखी। कला और संस्कृति में उनका जो महत्वपूर्ण पार्ट था वह पार्ट था गुप्तों के द्वारा भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो स्थापत्य कला में गुप्तों की कला मंदिर निर्माण में दिखती है। पहली बार मंदिर भारतीय इतिहास में गुप्त काल में ही बने। शिखरनुमा मंदिर आगे जाकर के गुप्त काल में ही बनने प्रारंभ हो गए। पहला जो शिखरनुमा मंदिर था जिसमें शिखर बना हुआ था वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। इसके बाद में हमने कुछ प्रमुख मंदिर देखे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हमको प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों में पत्थर का प्रयोग किया गया था, लेकिन दो ऐसे मंदिर थे जहां पत्थर के स्थान पर ईंट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जैसे भीतरगांव और सिरपुर, ये दो ऐसे मंदिर थे जहां पर पत्थर के स्थान पर किसका प्रयोग था? ईंट। तो उनकी कला हमें स्थापत्य कला मंदिर निर्माण में दिखी। इसके अलावा कला का एक इंपॉर्टेंट पक्ष था या पार्ट था जिसका नाम था चित्रकला। और गुप्त काल की चित्रकला के दो प्रमुख केंद्र थे, बाघ की चित्रकला और अजंता की चित्रकला। दोनों में अंतर इतना है कि अजंता की चित्रकला में हमें अलग अलग शासकों या वंशों के समय के चित्र मिलते हैं, जिसमें गुप्त काल भी है, चौल भी है, वकाटक भी है, सातवाहन भी है अजंता की चित्रकला में। किंतु बाघ की चित्रकला का चित्रण एक ही समय पर हुआ और वहां सारे चित्र गुप्त कालीन ही मिलते हैं। अजंता की चित्रकला में हमें चित्रण अलग अलग समय पे हुआ, इसलिए अलग अलग वंशों के चित्र मिले, अलग अलग शासकों के समकालीन चित्र मिले। बाघ की चित्रकला एक ही समय पे बनी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ गुप्त काल के ही चित्र मिलते हैं। जहां अजंता की चित्रकला का प्रमुख विषय धर्म था, वहीं बाघ की चित्रकला का प्रमुख विषय लौकिक था। ठीक है, तो ये चित्रकला थी। और मूर्तिकला, और मूर्तिकला का सबसे प्रमुख केंद्र था मथुरा। जी हाँ, सबसे प्रमुख केंद्र था मथुरा। इसके अलावा भी दो प्रमुख और केंद्र थे। मूर्तिकला में बौद्ध की मूर्तियां ही सर्वाधिक निर्मित हुई। सुल्तानगंज से हमको गौतम बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई। इन सब की बातें हम पीछे करके आ चुके हैं। लगभग हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं और आज गुप्त काल का जो नेक्स्ट पार्ट है, 6वां पार्ट गुप्त काल का, और इसमें भी हम 3 महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि इसमें फैक्ट ही है, समझाने वाली कोई चीज है नहीं। आप सिर्फ इन फैक्ट को याद रखोगे और जब एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उनको क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो हम देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे पहले गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, इसके बाद देखेंगे हम गुप्तकालीन व्यापार और उद्योग, और इसके बाद जो हमारा पार्ट होगा वो गुप्तकालीन सिक्के। सिक्कों के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अलग से एक क्लास में आपको बता दूंगा। तो गुप्तकालीन सिक्के, व्यापार और उद्योग, और गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। वैसे तो एक व्यक्ति जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे जिनका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह ने अपनी पुस्तक अमरकोश में भूमि का वर्गीकरण किया और उस पुस्तक में इन्होंने भूमि को 12 भागों में बांटा था। जी हाँ, भूमि का वर्गीकरण उन्होंने कितने भागों में किया था? 12 भागों में। लेकिन यहाँ पे संपूर्ण भूमि की वर्गीकरण को लेकर के बात है, और जो बात यह है गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, इसके अंदर कौन कौन सी भूमि है। तो यहाँ हमने भूमि को मुख्य रूप से गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, जिसमें हमने भूमि को अलग अलग भागों में बांटा है, सामान्यतः यही वर्गीकरण प्रचलित था। जो आपको सिर्फ अमर सिंह के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश में भूमि को 12 भागों में बांटा गया, या भूमि का डिवीजन या वर्गीकरण 12 प्रकार से किया गया है। सिर्फ वहां पे काउंटिंग बहुत है। यहाँ देखें भूमि। ठीक, तो गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, पहले प्रकार की भूमि है जिसका नाम है क्षेत्र। क्षेत्र ऐसी भूमि को कहा गया जो खेती के योग्य भूमि थी, जहां पर किसान के द्वारा खेती की जा सकती थी, उसे क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट है वास्तु। वास्तु उस भूमि को कहा गया जो निवास के योग्य थी, रहने के योग्य, मतलब हर स्थान पर व्यक्ति अपना निवास नहीं बना सकता था। जंगल थे, नदियों के पास की भूमि थी, ऐसी भूमि। तो एक क्षेत्र जो खेती के योग्य भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, आप 2 से 3 प्रकार की फसल ले सकते थे एक साल के अंदर। वास्तु निवास योग्य भूमि हुआ करती है। नेक्स्ट है चारागाह।
ऐसी भूमि जहां पशुओं को चराने से संबंधित, जहां पशुओं को चराया जा सकता था। ठीक है, तो एक भूमि चारागाह, पशुओं को चराने योग्य भूमि। ठीक है, पशुओं को चराने योग्य भूमि, जहां पशुओं को चराया जा सकता था उसे चारागाह भूमि कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रहत। अप्रहत उस भूमि को कहा गया है जो जंगली भूमि थी। ठीक है, तो जंगल के आसपास का क्षेत्र जहां पर जंगली जानवर, भारी जानवर रहते थे, घने पेड़ हुआ करते थे, उस भूमि को अप्रहत जंगली भूमि कहा गया। नेक्स्ट है खिल। खिल को कहा गया है बंजर भूमि, जो पूर्ण रूप से बंजर थी, जहां पर खेती नहीं की जा सकती थी, उसे बंजर भूमि। तो इस प्रकार से भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र खेती योग्य भूमि, वास्तु निवास योग्य भूमि, चारागाह पशुओं के चराने योग्य भूमि, अप्रहत जंगली भूमि और खिल यानी कि बंजर भूमि। तो इस प्रकार से गुप्त काल में भूमि को 5 भागों में बांटा गया। आपके जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न या तो सुमेलित से संबंधित होगा या फिर पूछा जाएगा कि पशुओं को चराने के लिए गुप्त काल में जो भूमि थी उसे क्या कहा गया, चारहात। या फिर पूछा जाएगा अप्रहत किस प्रकार की भूमि थी और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, खेती योग्य, निवास योग्य, बंजर भूमि या जंगली भूमि। तो आपका आंसर हो जाएगा जंगली भूमि। तो इस प्रकार से आपको आंसर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट बात करें भूमि की माप की इकाई, क्योंकि टैक्स लिया गया था और हम कर पेचे लिख चुके हैं कि जो भूमि कर था उसको भाग कहा गया था। क्या कहा गया था, भाग कहा गया था, और 1/6 के समथिंग कर लिया गया था। तो कर का डिसाइड कैसे होगा कि कहां से कितना कर मिलेगा, तो उसके लिए भूमि की माप की जाएगी, यानी कि उसकी नाप ली जाएगी कि यहाँ पर इतनी भूमि है तो यहाँ इतना टैक्स होगा। तो भूमि की कुछ माप की इकाइयां थी जो अलग अलग स्थानों पर प्रचलित थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा था कि सभी जगह एक नाप की इकाई प्रचलित नहीं थी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग माप की इकाइयां प्रचलित थी। लेकिन आप सिर्फ इतना सा देखेंगे कि कौन कौन सी माप की इकाइयां। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्लेवा। संबंधित है मौर्यकालीन स्थापत्य कला से संबंधित भवन या कोई स्थापत्य कला या शिल्प कला, गुप्तकालीन भूमि की माप की इकाइयां, मुगल कालीन राजनीतिक पद। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निवर्तन, पाटक, नड़ क्या है। तो ये भूमि की माप की इकाइयां हैं जो गुप्त काल में प्रचलित थी। तो एक बार वापस सुन लें, पहला था निवर्तन, नेक्स्ट है पाटक, नेक्स्ट है नड़ और नेक्स्ट है कुल्लेवा। तो ये भूमि की माप की इकाइयां हैं। इन इकाइयों से भूमि की नाप की जाती थी और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग माप की इकाइयां प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें व्यापार और उद्योग की बात करें तो गुप्त काल व्यापार और उद्योग में अग्रणी था। गुप्त काल में गुप्त शासकों का व्यापार चाइना, एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया इनके साथ हो रहा था। ठीक है, तो व्यापार उद्योग प्रमुख था। तो व्यापार से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आता है श्रेणी। श्रेणी क्या है, एक व्यापार में संगठित लोगों का समूह है। श्रेणी क्या है कि एक प्रकार का व्यापार जिसमें बहुत सारे लोग संगठित हुए हैं और वो अपने हित के लिए सभी तत्पर हैं। तो एक ही व्यापार में संगठित लोगों के समूह को क्या कहा गया था, श्रेणी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का समूह है जो सिर्फ नमक का व्यापार करता है, कुछ लोगों का समूह है जो कपड़ों का व्यापार करता है, यानी कि वो समूह वो गिरोह एक साथ चलता है। तो एक ही व्यापार में संगठित लोगों के समूह को क्या कहा गया था, श्रेणी कहा गया था। ठीक है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो उन श्रेणी का कोई प्रधान होगा। तो श्रेणी का एक प्रधान जो संपूर्ण इन समूह को, इस संगठित लोगों के समूह को नियंत्रित करके चलेगा। ठीक है, तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा गया था, ज्येष्ठक कहा जाता था। और ज्येष्ठक का पद आनुवांशिक होता था। ठीक है, ज्येष्ठक का पद कैसा होता था, आनुवांशिक होता था। तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा गया और ज्येष्ठक का पद कैसा था, आनुवांशिक था। नेक्स्ट बात करें हम, एक व्यापार में संगठित लोगों के समूह को श्रेणी कहा गया। तो अलग अलग कार्यों में लगे लोगों के समूह को पुग कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, श्रेणी को तो बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पुग क्या है, तो अलग अलग कार्यों में लगे हुए लोगों के समूह को क्या कहा गया था, पुग कहा गया था। तो यही शब्दावलियां हैं जिनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो श्रेणी व्यापार में संगठित लोगों का समूह है, पुग अलग अलग कार्यों में लगे लोगों का समूह है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक और इसका पद कैसा था, आनुवांशिक था। नेक्स्ट बात करूं मैं, एक शब्द है जिसका नाम है सार्थवाह। सार्थवाह व्यापारियों की
का प्रमुख नेता। तो इन व्यापारियों का, जो व्यापार करते थे, जैसे कि एक श्रेणी नमक का व्यापारी की एक श्रेणी हो गई, कपड़ों के व्यापारी की एक श्रेणी हो गई, हीरी जवाहरात की व्यापारियों की एक श्रेणी हो गई, तो बहुत सारी श्रेणियों पर जो नियंत्रण रखता था, ठीक है, तो व्यापारियों का प्रमुख नेता, उसे क्या कहा गया? सार्थवा। श्रेणी के प्रधान को तो ज्येष्ठक कहा गया। सभी व्यापारियों पर नियंत्रण रखने वाले या उनके प्रधान या उनके प्रमुख या अधिकारी को क्या कहा गया है? सार्थवाह कहा गया था। ठीक है, अंतर समझना, ज्येष्ठक तो शीर्ष श्रेणी का प्रधान है और सार्थवाह बहुत सी श्रेणियों का प्रधान या व्यापारियों का प्रमुख नेता, जो क्या कहलाएगा? सार्थवाह कहलाएगा। नेक्स्ट है मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और वहां पर एक अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। पीछे हम अभिलेखों की चर्चा कर चुके हैं। तो मंदसौर अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम, ठीक है। अब जैसे कि व्यापार, नमक का व्यापार करने वाले, यहाँ पे कौन सी व्यापार करने वाले? रेशम, रेशम का व्यापार करने वाले। तो रेशम की व्यापार करने वाले क्या कहा गया है? बुनकर कहा गया। तो मंदसौर अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने, रेशम बुनकरों की श्रेणी ने मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मंदसौर में किसका निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो किससे ज्ञात हो रहा है? यह ज्ञात हो रहा है मंदसौर के अभिलेख से। तो मंदसौर अभिलेख से ज्ञात हो रहा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने सूर्य मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। तो बंदरगाह के व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से ही होंगे। ठीक है, अगर जल व्यापार है, स्थल व्यापार है, चीन के साथ व्यापार हो रहा है, मध्य एशिया के साथ व्यापार हो रहा है, एशिया के साथ व्यापार हो रहा है। तो कुछ बंदरगाहों के नाम यहां पर है, पूर्वी तट पर और दक्षिण तट पर। ठीक है, भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से था और ये वाला जो क्षेत्र था ये मौर्य साम्राज्य के अंडर आ रहा था, इधर वाला और इधर वाला साउथ नहीं था। सिर्फ समुद्रगुप्त अपना एक अभियान लेकर के गया था, विजय प्राप्त करके आया था और उस विजय का नाम क्या था? दक्षिणापथ की विजय। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि दक्षिणापथ की विजय में समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से था। तो ये तट हो गया, एक तट है पूर्वी और एक तट कौन सा है? पश्चिमी। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, जिसमें एक बंदरगाह का नाम है ताम्रलिप्त बंदरगाह, दूसरे बंदरगाह का नाम है घटशाला। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम है ताम्रलिप्त बंदरगाह और एक बंदरगाह का नाम है घटशाला। तो ताम्रलिप्त और घटशाला से दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार होता था। ठीक है, तो इन दो बंदरगाहों से दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार होता था। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों से व्यापार, अगर दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार हो जाता तो वो कौन से बंदरगाहों से? ताम्रलिप्त और घटशाला बंदरगाह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ताम्रलिप्त और घटशाला बंदरगाह कहां है? पूर्वी तट पर। नेक्स्ट बात करूं मैं पश्चिमी तट की, जो गुजरात सौराष्ट्र के आसपास का तट था। तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भृगुकच्छ, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भृगुकच्छ, जिसे भड़ोच और गुजरात, एक बंदरगाह जिसका नाम कैम्बे, सोपरा से एशिया के साथ व्यापार होता था। तो भृगुकच्छ, जिसे वर्तमान में भड़ोच कहते हैं, इसी के समीप कैम्बे है और सोपरा, यहां से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, वहां से ताम्रलिप्त और घटशाला से दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार हो रहा था और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भृगुकच्छ से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार हो रहा था। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप विश्व का मैप बना करके देखेंगे तो यहां से अगर कोई हमें भारत इस प्रकार से यात्रा करनी पड़ेगी, इस तरह से हम एशिया की ओर आएंगे। ठीक है, तो सोपरा से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार हो रहा है। नेक्स्ट बात करें हम गुप्तकालीन सिक्कों की। ठीक है, तो सिक्कों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं यहाँ पे, तो इन प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं कि सिक्के क्या कहते हैं। तो अगर बात करें भारत में पहली बार जो सिक्कों को लेकर के आए थे, सिक्कों का प्रचलन जिन शासकों ने किया था, उन शासकों का नाम था कुषाण शासक। जी हाँ, भारत में पहली बार कुषाण शासकों ने सोने की सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, सोने की सिक्के। हिंद यवन शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था सिक्के। तो हिंद यवन शासक और कुषाण शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों का प्रचलन किया, लेकिन यहां बात हो रही है कि गुप्त काल में पहली बार सिक्के। तो गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। किसके सिक्के चलते थे? एक सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जिनमें अगर बात करूं तो प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में ही प्रचलित हुए हैं।
प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, मतलब सिक्कों की एक श्रृंखला से प्रचलित हो गई या बहुत अधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के आए वो कौन से काल में आए? गुप्त काल में आए। प्राचीन भारत की बात है, ठीक है। कुषाण शासकों ने भी चलाए या अन्य शासकों ने भी चलाए, मौर्य शासकों ने भी चलाए होंगे, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको गया है? गुप्त शासकों को गया है या गुप्त काल में चला। अब गुप्त काल में पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय, गुप्त काल में पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जो पहला शासक था। 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने अपने वंश चलाया था, जिस वंश का नाम था गुप्त वंश, और इसने एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत। ये उसी शासक की बात है कि पहली बार गुप्त काल में सोने का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट बात करें, गुप्त काल में बड़े स्तर पर, विस्तृत स्तर पर सोने के सिक्के चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को है। गुप्त काल में विस्तृत स्तर पर सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त ने बड़े स्तर पर कैसे सिक्के चलाए, तो इसका कारण क्या था? आपको याद होगा कि समुद्रगुप्त ने विजय अभियान प्रारंभ किया था और उसकी विजय जो थी वो एक विजय थी जिसका नाम था दक्षिणापथ की विजय। और दक्षिणापथ की विजय में उसने 12 राज्यों को विजय किया था और विजय करके उनको छोड़ दिया था। और जो नीति उसने अपनाई थी वो नीति थी ग्रहण मोक्षाणु ग्रहण, जिसका अर्थ है अधिकार करके उन्हें मुक्त कर दिया। उद्देश्य क्या था समुद्रगुप्त का? उद्देश्य ये था स्वर्ण प्राप्त करना। तो समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत के अभियान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी और इसी स्वर्ण की प्राप्ति के एवज में समुद्रगुप्त के द्वारा बड़े स्तर पर क्या चला दिए गए? सोने के सिक्के। तो आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न तो ये, गुप्त काल में पहली बार सिक्के, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर सोने के सिक्के किस चलाए? तो उसका नाम होगा समुद्रगुप्त होगा। और रीजन क्या था? दक्षिणापथ की विजय के बाद में। नेक्स्ट बात करें, गुप्त काल में चांदी के सिक्के, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जिसे गया है उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पहली बार क्या सिक्के चलाए गए? चांदी और सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। और इसके भी चांदी के सिक्के चलाने का रीजन क्या था? कि इसने विजय की थी शक विजय। शकों का क्षेत्र था गुजरात, वहां के शासकों को पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार करके उसने अत्यधिक मात्रा में चांदी की प्राप्ति की और चांदी के सिक्के चला दिए। तो चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को है और सोने के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को है और बड़े स्तर पर सोने के सिक्के चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को है। नेक्स्ट बात करें हम गुप्त काल में तांबे के सिक्के, ठीक है, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तो गुप्त काल में तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किस चलाए? इसकी कहानी की आपने अच्छे से चर्चा की है। उस शासक का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में कुछ समय के लिए शासक बना था। और इसके द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के हमको उत्खनन में प्राप्त होते हैं और इन्हीं तांबे के सिक्कों के आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता को पुष्टि किया गया, सिद्ध किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच में एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था? रामगुप्त। नेक्स्ट बात करें गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के, यहां प्रकार है जैसे कि अपन पीछे पढ़ के आए हैं 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने, ठीक है, 5 प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऐसे में गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किस चलाए? तो वो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय जिसे जाता है उसका नाम है कुमारगुप्त और इसने लगभग 13 से 14 प्रकार के सिक्के चलाए थे। समझना आपको, प्रश्न ये है कि गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किस चलाए थे? कुमारगुप्त ने। और गुप्त काल में विस्तृत स्तर पर सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने। और कितने प्रकार के? 13 प्रकार के सिक्के। कुछ कुछ बुक्स में 14 भी दे रखा है, तो आप लगभग 13 से 14 प्रकार के सिक्के चलाने वाला जो शासक था उसका नाम था कुमारगुप्त। नेक्स्ट बात करें, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, ठीक है। अब आम भाषा में उस समय उन्हें सिक्का नहीं कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता था, ठीक है। आप तीनों शब्द ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है और तांबे के सिक्कों को माशक कहा गया था, ठीक है।
दिनार सर्वप्रथम किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वाधिक या विस्तृत स्तर पर किसने? समुद्रगुप्त ने। रूपक किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और माशक किसने? रामगुप्त ने। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, वो स्वर्ण सिक्का या चांदी का सिक्का या तांबे का ना लिख करके आपको ऐसे ही पूछ सकता है। तो सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों का ढेर, वैसे तो गुप्त काल के सिक्कों के बहुत सारे ढेर मिले हैं, जो बड़े स्तर का या बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है हमें गुप्त काल के सोने के सिक्कों का, वह ढेर हमें बयाना, भरतपुर, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों का ढेर या सर्वाधिक सोने के सिक्कों का ढेर यानी ढेर में बहुत से सिक्के मिले, वो बयाना, भरतपुर, राजस्थान से प्राप्त हुआ। और कितने प्रकार के सिक्के थे इसमें? 623 मुद्राएं थी। इसमें कितनी मुद्राएं थी? 623 मुद्राएं इसके अंदर थी। एंड लास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, भूमि को इन भागों में बांटा गया है। 12 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किसने किया था? अमर सिंह ने अपनी पुस्तक अमरकोश में। क्षेत्र खेती योग्य भूमि, वास्तु निवास योग्य भूमि, चारागाह पशुओं को चराने योग्य भूमि, अप्रहत जंगली भूमि, खिल बंजर भूमि, और तो ये 5 प्रकार की भूमियां थी। भूमि की माप की इकाइयां निवर्तन कहा गया, पाटक कहा गया है, नड़ कहा गया है और कुल्यवाप कहा गया है। व्यापार व उद्योग की बात करें तो श्रेणी, एक व्यापार में संगठित लोगों के समूह को श्रेणी कहा गया है। श्रेणी का मुखिया या प्रधान ज्येष्ठक होता था, इसका पद आनुवांशिक होता था। ये अपने हित के लिए संगठित होते थे, इनके समान हित होते थे। पुग, अलग अलग कार्यों में लगे हुए लोगों के समूह को पुग कहा गया। सार्थवाह, सभी व्यापारियों का जो प्रमुख होता था, प्रमुख नेता होता था, उसे सार्थवाह। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने मंदसौर में सूर्य मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी ने करवाया था। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्त घटशाला है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भ्रगुकच्छ, भड़ोच, गुजरात, कैम्बे और सोपरा है। सिक्कों की बात हो चुकी है। सोने चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने। स्वर्ण सिक्के, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को, बड़े स्तर पर चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तांबे के सिक्के रामगुप्त के द्वारा। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त। और अगर संख्या पूछी जाए तो लगभग कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है और तांबे के सिक्कों को माशक कहा गया है। गुप्त काल के सोने के सिक्कों का ढेर बयाना, भरतपुर से मिला है और यहाँ जितनी मुद्राएं मिली उनकी संख्या है 623। धन्यवाद।